डॉक्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत लिख दिया है। जी, एक तो ये उससे पहले जाहिर है कि ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास होना है जी, और उसमें यकीनन ये बात भी आ रही है सामने कि अली अमीन गंडापुर साहब भी उसमें शरीक होंगे और अस्करी क़यादत भी होगी, सियासी क़यादत भी होगी, दीगर सूबों के उसमें जो है वो वज़राए आला भी होंगे। बाकी तो ये देखना है कि उसमें क्या बात होती है। ये जो एहतजाज की कॉल है ये किधर जाती है, और ये भी मुमकिन है कि इस वक्त कुछ पस पर्दा भी कुछ मामलात हो रहे हैं, मुज़ाकरात या कोशिश हो रही है कि एक सियासी तलखी को कम किया जाए, और उसमें ये भी मुमकिन है कि 24 से पहले अगर वो कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो 24 से पहले जो है वो कुछ ऐसे मामलात हों जो जिन पे इत्तेफाक हो तमाम फरीकैन का, और ये जो सियासी शिद्दत है और एक टकराव की सी कैफियत नजर आती है, उसमें कुछ कमी आए, कुछ शराइत, कुछ बातें मान ली जाएं, और उसमें देखिए किसी की फतह और शिकस्त का मामला ये नहीं है। बात ये है कि उसमें 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से कोई बात हो सकती है, उसमें और मामलात मुकदमा जो बने हैं उनके ऊपर कुछ बात हो सकती है। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इस पूरी शिद्दत को, जो टकराव की कैफियत है उसको, अगर वो मामलात आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ती है, तो शायद ये टकराव की कैफियत जो है ये कम हो जाए, और उसमें यकीनन वो फिर 8 फरवरी के इलेक्शन से वाबस्ता होगी और बाकी मुकदमात और दीगर सारे मामला, तो वो भी एक कोशिश हो रही है। ये भी हो सकता है कि वो कोशिशें सारी नाकाम हो जाएं और मामला तसादुम की तरफ, टकराव की तरफ जाए, जिसमें जाहिर है कि सबका ही नुकसान होगा। इससे कतई नजर कि उसमें कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, क्या होता है क्या नहीं होता, पकड़ धकड़ देता है, उससे इस्तेकाम नहीं आएगा। तो ये सबका पूरे मुल्क का इशू है इस वक्त, खारजा पॉलिसी के हवाले से सिक्योरिटी क्राइसिस है, इकोनॉमिक जो है वो मसाइल हैं, बहुत सारे सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि ये जो कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है वो हमारे सामने क्या मामला लेकर आता है सामने। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, और बार बार मैं ये बात काफी अरसे से ये बात कहता चला आ रहा हूं, और मैं अब दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी मंजरनामा होगा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में, वो खित्ते और दुनिया के जो हालात और वाकयात हैं उनसे वाबस्ता होगा। जो कुछ खित्ते में हो रहा है, हम किसी दूसरे सैयारे पे नहीं रहते, और वैसे अगर हम किसी दूसरे सैयारे पे रह रहे होते तो फिर भी जमीन पे होने वाले मामलात के असरात हमारे ऊपर होते, अगर हम किसी और कहकशां में ना होते, कम से कम इस निज़ाम शमसी में भी होते। लेकिन हम चूंकि एक ग्लोबल विलेज में हैं, एक हमारी जोग्राफियाई हैसियत है, इसलिए बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है और तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं, और उसके मुताबिक हमें तेज फैसले करने हैं। ये तेज फैसलों का, जामिया फैसलों का, संजीदा फैसलों का वक्त है, पाकिस्तान के लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी। और उसमें जो जाती अनाएं हैं, जाती इश्यूज हैं, वो एक तरफ हमें रख के जरा मुल्क के बारे में बात करनी होगी। देखिए 24 घंटे जो है पिछले, उसमें एक दो ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं दुनिया की सियासत में। सबसे पहली उसमें जो एक तब्दीली, एक बहुत बड़ा काम जो प्रेसिडेंट बाइडेन के आखिरी चंद हफ्ते रह गए हैं, बाइडेन इंतजामिया, और वो जो है वो ये बात हम कह चुके हैं इससे पहले भी कि एपेक का जो इजलास इससे पहले जो है वो पेरू में था, और अब ये सारे जो रहनुमा है, बहुत से रहनुमा जो कि उसमें मौजूद थे एपेक इजलास में, प्रेसिडेंट बाइडेन समेत, वो जो है वो अब ब्राजील पहुंच गए हैं। अच्छा, और ब्राजील पहुंच गए हैं और वहां पे G20 का जो है वो इजलास हो रहा है, G20 ममालिक का। और G20 ममालिक के इजलास में ब्राजील पहुंचने से पहले वो जाहिर है उन्होंने, उनकी पिक्चर्स आई प्रेसिडेंट बाइडेन की कि वो अमेज़न फॉरेस्ट में चहलकदमी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने एक, आप समझें कि एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, और वो मसला जो है वो उन्होंने खड़ा किया है तमाम दुनिया के लिए, यूरोप के लिए और आने वाली ट्रंप इंतजामिया के लिए। और वो ये है कि जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है
जिसको हम ATACMS कहते हैं, या अटैक एम्स के नाम से भी, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जदीद तरीन उसका। वैसे तो 1991 में जो पहली खलीजी जंग हुई थी तो उस वक्त ही इस्तेमाल हुए थे, लेकिन यह है कि इनको जो है वो MLRS के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉकहीड मार्टिन इन मिसाइल को तैयार करता है, और हिमर्स के थ्रू, जो कि हाई मोबिलिटी एल्टीट्यूड रॉकेट सिस्टम है, उसके थ्रू भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो उन्होंने इजाजत दे दी है यूक्रेन को कि यूक्रेन जो है वो रशिया के अंदर ये वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये बात हम बहुत दफा इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रेन की तरफ से मुसलसल इस बात की दरख्वास्त की जा रही थी कि ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको हमें इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए रशिया में। अब रशिया में उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है यूक्रेन को, प्रेसिडेंट बाइडेन ने, कि वो रशिया में इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं डीप इनसाइड रशिया। अच्छा, क्रेमलिन की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये अगर हुआ, ऐसा अगर हुआ, तो ये बराह रास्त अमेरिका के साथ और नेटो के साथ हमारी जंग होगी। अभी तक तो यूक्रेन के साथ मामला चल रहा है, लेकिन फिर ये नेटो ममालिक के साथ, और ये जो है ये अमेरिका के साथ हमारी जंग होगी। तो ये मिसाइल सिस्टम जो है ये और साथ ही ये कि ये एक्सक्लेट करेंगे तमाम ये जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग को, ये उसमें तेजी आएगी, क्योंकि मजमूई तौर पे जो पिक्चर बन रही है उस पिक्चर में तो इससे अगर ये भी देखना है कि क्या ज़ेलेंस्की इन वेपन्स को यूज करते हैं, और अगर यूज करते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि वहां पे नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है, और पुतिन जो है वो इससे पहले ये न्यूक्लियर ऑप्शन वाली बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल जंग जो है उसकी पिक्चर किस तरह से तब्दील होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये डीप इनसाइड रशिया ये मिसाइल इस्तेमाल करने की उन्होंने इजाजत दे दी है। अच्छा, अब ये यहां पर अब ये ज़हन में रखें कि जो यूरोप है इस वक्त, वो हमें जो है वो, ये तो मैं बात पहले भी बहुत कह चुका हूं कि अगर जोग्राफियाई लिहाज से, मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि जोग्राफियाई लिहाज से हम देखें तो यूरोप जो है वो यूरेशिया है, वो कॉन्टिनेंट नहीं है, एक यूरेशिया है, बहुत बड़ा लैंड मास है, उसमें 44 मुल्क हैं, और 2 मुल्क तो ऐसे हैं जो कि अपना कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में बयान करते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में बयान करते हैं, रशिया भी है और टर्की भी है। तो एक तो यूरोप है, अगर यूरोप, लेकिन अगर प्रॉपर यूरोप के हम मुल्क देखें तो उसमें 44 मुल्क हैं, 44। EU जो है वो फिर एक, या यूरोपीय यूनियन, वो एक अलग एंटिटी है, और उसमें 27 मुल्क हैं EU में। अच्छा, इसमें से यानी 44 यूरोप में है और यूरोपीय यूनियन में 27 हैं। अच्छा, 27 में से 20 जो हैं वो यूरो इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूरोजोन कहलाता है, और फिर उसमें से जो 27 मुल्क हैं, 44 में से वो ऐसे हैं जो कि शेंगन में आते हैं। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि ये, अच्छा, फिर एक नेटो है, नेटो में जाहिर है कि बरतानिया ब्रेग्जिट के बाद EU से निकला हुआ है, लेकिन नेटो का हिस्सा है। इसी तरह कनाडा और अमेरिका नेटो का हिस्सा है, तो बहुत से ब्लॉक्स हैं। लेकिन अब यूक्रेन की जो जंग है और ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद अब ये देखना है कि यूरोप एज ए एंटिटी, एज ए यूरोप, एज ए यूरोपीय यूनियन कह लें, या नेटो कहते हैं तो कुछ और होता है, यूरोप कहते हैं तो कुछ और है, यूरोपीय यूनियन कहते हैं तो कुछ और है। बहुत से मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, स्विट्जरलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, उसके बाद आइसलैंड है, नॉर्वे है, ये सारे EU में नहीं है। टर्की ये EU में नहीं है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, ये सारे ममालिक जो हैं। तो देखना, बोस्निया हर्ज़ेगोविना वगैरह, तो ये मुल्क, अब देखना ये है कि इसमें ये यूरोप किस तरह से उसके ऊपर, क्योंकि यूरोप की जंग है ये यूक्रेन, और यूक्रेन के ऊपर अगर अमेरिका जो है वो इजाजत देता है यूक्रेन को कि वो डीप इनसाइड रशिया हिट करें, और रशिया आगे से जवाब देता है। अच्छा, और ट्रंप किस तरह देख रहे हैं इसको, ट्रंप भी तो है ना दरमियान में कहीं। बाइडेन ने जाते जाते जो है ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा कदम उठा लिया है कि उन्होंने यूक्रेन को ग्रीन लाइट दे दी है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि एक तो उसमें हंगरी है, ठीक है ना, हंगरी जो है उसमें विक्टर ऑर्बन तो खुल के वो ट्रंप और पुतिन के साथ उनका अपना पीस प्लान लेके अलग चल रहे हैं, वो अभी तक हमें तनहा नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक प्रेसिडेंट मैक्रोन है जो बहुत ज्यादा यूरोप के स्ट्रेटेजिक, यूरोप की बात करते हैं, यूरोप को बहुत आगे बढ़ना चाहिए।
एक उसमें कहीं जर्मनी है, जर्मनी के चांसलर ने अभी 1-2 रोज पहले पुतिन से बात की है, जिस पर बहुत तनकीद हो रही है उनके ऊपर। और जो बरतानवी वजीर आजम है, बरतानवी वजीर आजम जो स्टैमर हैं, केयर स्टारमर, उनकी G20 में वो मौजूद हैं। और उनकी अगर मेरा ख्याल है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है, एक तो शी जिनपिंग और बाइडेन की हो गई थी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हो गई थी, जो एपेक का इजलास हो रहा था इससे पहले पेरू में। लेकिन जो दूसरी बहुत अहम मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले, वो मुलाकात हुई है बरतानवी वजीर आजम और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की। तो ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में किसी बरतानवी वजीर आजम की प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ पहली मुलाकात है। और उसमें उन्होंने जो बात की है दोनों ने, वो उन्होंने बात की है कि चाइना और बरतानिया के दरमियान जो इकोनॉमी के और जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, वो मामलात बहुत अच्छे होने चाहिए और उन टाइज को आगे बढ़ना चाहिए। यानी चाइना और बरतानिया के जो सरबराहान है, उनकी मुलाकात ये बहुत अहम है इस वक्त, थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर इसमें दूसरा जो एक मामला, वो जो टर्की भी ज़ाहिर है G20 का बहुत अहम मुल्क है। टर्की के जो प्रेसिडेंट उर्दुगन है, वो एक पीस प्लान अपना पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, और पीस प्लान जो है उनका, वो उस पीस प्लान में ये है कि G20 में जो यूक्रेन के हवाले से, वो एक तो ये कि जंग को फ्रीज कर दिया जाए, फ्रीज, जहां पे जो जिन इलाकों में जहां पे फौज है, जहां पे यूक्रेन की फौज है, जहां पे रशिया की फौज है, वो अपनी अपनी जगह पे रुक जाएं सारी फौजें। और दरमियान में जो है वो एक ये बात हो जाए कि जी यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा ना बने। और तीसरी बात यह है कि एक बफर जोन, जिसमें जो है वो इंटरनेशनल पीस कीपर्स हों, वो दरमियान में आ जाए। तो ये एक प्लान है जिसको प्रेसिडेंट उर्दुगन पेश करने जा रहे हैं। रशिया की तरफ से जो क्रेमलिन की जो वहां पे जो तर्जुमान है, उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि प्रेसिडेंट उर्दुगन, ये जो दिमित्री पेस्कोव उनके तर्जुमान है, उनसे सवाल हुआ, तो उनका ये कहना था कि जी ये तो रशिया ने, अभी तक हमारे सामने कोई प्लान ऐसा नहीं आया, लेकिन ये है कि जो रशिया है वो तो अपने बिल्कुल जो उसका स्टांस है वो उस पर खड़ा है, और ये हम तो ऐसा कोई प्लान अगर आता है तो फिर हम उस पर गौर करेंगे। तो उन्होंने लेकिन जाहिर है तैयब उर्दुगन भी अपना पीस प्लान लेकर सामने आ गए वैसे पहले। अच्छा, और चाइना का जो रिस्पॉन्स आया है, वो भी चाइना ने भी कहा है कि ये जो मिसाइल के ऊपर ये जो मिसाइल रशिया के अंदर इस्तेमाल करने की बात की है, और जाहिर है कि बरतानिया ने इसको फेवर किया है। मैंने आपसे कहा ना कि यूरोप के अंदर इस वक्त एक तो प्रेसिडेंट मैक्रोन है, वो स्ट्रॉन्ग यूरोप चाहते हैं, फिर एक पोलैंड है, पोलैंड में भी 2 डोनाल्ड है ना हमारे पास, एक तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड मस्क हैं, वो जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम भी डोनाल्ड है। तो 2 डोनाल्ड्स हैं इस वक्त जिनका यूरोप को सामने है। वो है वो बहुत प्रो यूक्रेन है, जो डोनाल्ड टस्क है, सॉरी। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा प्रो यूक्रेन है। तो वो अब इसी तरह से बरतानिया ने खुशामदीद की है, कहा इस पूरे मामले को। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो भी इसकी फेवर में है, लेकिन उसके साथ ही वो मजबूत यूरोप भी चाहते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट देखना ये है कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं, क्या ज़ेलेंस्की ये वेपन यूज करते हैं, और यूज अगर करते हैं तो फिर उसमें जो है वो किस तरह से रशिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा इस वक्त, ठीक है ना। रशिया इस वक्त किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, देखिए 1-1.5 महीना चंद, और अगर ट्रंप की तरफ से कोई दूसरा मैसेज आ जाता है ज़ेलेंस्की को कि नहीं आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं वेपन्स, तो ज़ेलेंस्की जो है वो क्या ट्रंप की बात सुनेंगे, या इस वक्त ये फैसला बहुत देर से किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि उनको इजाजत दे दी है, तो ज़ेलेंस्की इस वक्त जो है वो ट्रंप की बात सुनेंगे या बाइडेन की बात सुनेंगे, और क्या जंग को एक्सकलेट करेंगे, या इस वक्त एक बड़े नाजुक मौके पे आप समझें कि बाइडेन ने उनको इजाजत दी है। इतने साल तो इजाजत दी नहीं वेपन यूज करने की, जाते जाते उन्होंने कहा तुम इसको इस्तेमाल कर लो रशिया के अंदर, डीप इनसाइड रशिया, ये 300 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि रशिया की बहुत सी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो 300 या 500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे रशिया मूव कर चुका है। यानी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को
तो जाहिर है कि बिल्कुल यूरोप की साइड पे है, लेकिन यूरोप जो रशिया का जो जो लैंड मास है उस 7 उसमें टाइम जोन्स हैं, तो जाहिर है बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क। तो वो जो है वो उन्होंने शिफ्ट करके बहुत सी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है इन मिसाइल से दूर है, लेकिन देखना ये है कि क्या इस्तेमाल करते हैं या नहीं, और अगर नॉर्थ कोरिया दरमियान में हिट हो गया तो फिर क्या होगा।